अभी लाइव। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून, सबको मेरा नमस्कार। आई एम आदर्श राय। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार अब इंतजार की घड़ियां खत्म। हम लोग इन्फिनिटी लर्न के नीट चैनल पे सारे 11th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए हम सीरीज रन कर रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी आरंभ। एनसीईआरटी आरंभ नहीं, आरंभ बैच। ठीक है, अभी आरंभ बैच किसके लिए है? आरंभ बैच है 11th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है? नीट 2025। नीट 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं और वो अपनी नीट की जर्नी को देखना चाहते हैं साकार होते हुए, चाहते हैं फ्यूचर में जाके डॉक्टर बनना या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना, सो यार ये सीरीज आप ही लोगों के लिए है। श्री चैतन्य की 38 इयर्स की लेगेसी और एक्सपीरियंस फैकल्टीज का पूरा टैलेंट एक साथ आप लोगों को मिलेगा। कहां पे? यही इन्हीं इसी नीट चैनल पे, श्री चैतन्य के, जहां पे हमको ऑल थ्रू आउट द ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेशंस होने वाले हैं। 11th के, 12th के और ड्रॉप ईयर के भी। अभी 11th और 12th का डिस्कशन हो रहा है, स्टार्ट हो गए हैं। आज से आपकी सारी क्लासेस होंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, जूलॉजी की, सबकी क्लासेस होंगी। आज ही से होंगी, इसी चैनल पे होंगी। तो जितने भी आप लोग हो यार, आग की तरफ फैला दो इस न्यूज को। यहीं आना है, यहीं पे होगा सिलेक्शन, यहीं से होगी पूरी प्रिपरेशन। कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम मजेदार तरीके से पूरा कवरेज मिलेगा, एंटायर सिलेबस का मिलेगा। और नीट के लिए जो हम लोगों को पेडागोजी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी चाहिए, वही हम यहां यूज करेंगे, उसी को आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस यार, फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सर इज फ्री ऑफ कॉस्ट? यस ललिता, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं देना है, बस एक चीज लेंगे हम आपसे, आपका टाइम। आपका वैल्यूएबल टाइम लेंगे हम, और उस वैल्यूएबल टाइम के बदले हम जो आपको डिलीवर करेंगे वो एक बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट होगा जिसमें श्री चैतन्य की लेगेसी है। आपने अभी रिसेंटली न्यूज सुनी होगी, AIR 1, यार ऑल इंडिया रैंक 1 आई है जेई मेन में। सोचो, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको वही चीज करते हैं, बट AIR 1 कहां से आई है? श्री चैतन्य से। तो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है कि श्री चैतन्य एक रैंक प्रोड्यूसिंग फर्म है, एक रैंक प्रोडक्शन हाउस है, जहां पे नीट की बात करूं, जेई की बात करूं, सारी जो टॉप रैंक्स है यहीं से निकलती है। तो कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी यहां पे श्री चैतन्य के पास, और वही स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं हम इस इन्फिनिटी लर्न नीट के चैनल पे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं देश के किसी भी कोने में हो, यार आप जम्मू में बैठे हो, कन्याकुमारी में बैठे हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट कहीं पे भी हो, आप अपना यूट्यूब ओपन करो, यहां पे आओ, हमारे साथ सारे सेशंस देखो। हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में सारे नोट्स, पीडीएफ, पूरा लेक्चर, एवरीथिंग जितना भी रिक्वायर्ड होता है ना एक स्टूडेंट को अपनी जर्नी पूरी करने के लिए, सब कुछ यहीं पे डिलीवरी मिलेगी, सारी चीजें यहीं मिलेंगी। तो आपको कहीं नहीं जाना है यार, कहीं भी नहीं जाना है। आप आओ, अपने दोस्तों को लेकर आओ, आप खुद समझ जाओगे कि हां ये सेशंस बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हैं। कहां फ्रूटफुल है? हमारे स्कूल्स के लिए भी, हमारे बोर्ड्स के लिए भी, साथ ही साथ हमारे नीट की प्रिपरेशन के लिए भी। क्योंकि देखो, नीट का एग्जाम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, प्योरली। ठीक है। और हेलो सर, हेलो अश्मीत, हाउ आर यू? I am studying in Gosala Sri Chaitanya. Can I see the session? Yes Lalita, you can obviously see the session. आप ये बिल्कुल सेशन देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी 10th क्लास में, आप 10th से अभी जंप कर रहे हो 11th क्लास में। तो 11th का जो सेशन होता है काफी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे उनका सल्यूशन ले सकते हैं, और कैसे हमारी जो नीट की प्रिपरेशन है ना उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। हमें 11th क्लास में
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अश्मीत, ललिता, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ड्यू टू सम टेक्निकल इशू बच्चा लोग वी हैड टू लीव, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एंड आई सपोज आई एम नाउ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? ओके, चलो ठीक है। सो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार यहाँ पे जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास में जो अभी बच्चे हैं, 10th क्लास से आप 11th क्लास में जा चुके हो, आपकी क्लासेस भी चालू हो चुकी होंगी, आपकी बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो बहुत मेंटल प्रेशर रहता है 11th के स्कूल का भी करना, साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अब जाके नीट की तैयारी करना, जेई की तैयारी करना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, मैंने भी ये सेम प्रॉब्लम फेस की है, मैंने भी अपने स्कूल डेज में ये सेम प्रॉब्लम फेस की है, जहां पे मैंने ये चीज नोटिस की थी कि यार मैं अभी 10th में हूं, मैंने अभी तक 10th के बोर्ड का एग्जाम दिया है और अब मैं कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जा रहा हूं। बट ये 2 साल की जो मेहनत है, ये 2 साल की जो एक रिगरस मेहनत है, यस ललिता, सॉरी ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द नेट वी हैड टू डिस्कनेक्ट, हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आई थिंक एम आई ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कोई इश्यू हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। सो जैसा कि मैं बता रहा था यार कि आई माई सेल्फ हैज फेस्ड दिस प्रॉब्लम। मैं 10th से 11th में जब गया था तो 10वीं तक यार मैंने एक अलग स्टाइल यूज की। सही बताऊं तो मैंने देखो बस मेमोराइज कर करके भी 10th निकाल ली और काफी अच्छे परसेंटेज थे मेरे, 91% लाया था मैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैं 11th में आया, मैंने नोटिस किया सिलेबस कितना ज्यादा ह्यूमंगस हो चुका है, कितना ज्यादा वास्ट हो चुका है। और वहां पे बस मैं एक चीज लैक कर रहा था, स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर फ्लो मुझे कोई अगर बता देता, ये बता देता कि हाँ मुझे इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ तैयारी करनी है जिससे कि मैं अपने स्कूल्स को और अपनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट या कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर्डनेस को भी स्ट्रीमलाइन कर सकूं, दोनों को पैरेलली रन कर सकूं, जिससे मेरा रिजल्ट जो है वो गारंटीड रहे। देखो मैं एक बात ऑनेस्ट बताता हूं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, आपके जो भैया लोग होंगे, आपके जो बड़े सीनियर्स होंगे, उनसे पूछना एग्जाम से पहले या एग्जाम के 1-2 महीने पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई थी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें 11th के चैप्टर्स में आई थी, क्योंकि 11th के वही चैप्टर्स थे जहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर टाइम को यूज नहीं किया। यस ललिता, श्योरली आई विल यूज इंग्लिश आल्सो। सो उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम को यूज नहीं किया, दे डिडंट यूज दिस टाइम वेरी फ्रूटफुली एंड बेसिकली व्हाट दे वर थिंकिंग, वो बहुत ज्यादा डिविएटेड थे, दे वर डिविएटेड फ्रॉम देयर गोल। गोल क्या है? गोल हमेशा हमारा फिक्स रहना चाहिए, दैट इज हमें नीट क्लियर करना है, हमें नीट निकालना है, नीट 2025 के रैंक लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए, दैट शुड बी आवर गोल। हम रैंक निकालेंगे और एक बहुत बढ़िया से गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करेंगे, ठीक है। सो इसी सब चीजों के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने के लिए, ताकि आप अपने उस ड्रीम कॉलेज को रीच कर पाओ, अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ पाओ, और साथ ही साथ पूरी जो आपकी स्टडी है वो पैरेलली स्कूल की हो या फिर आपके कोचिंग की हो या फिर आप यहां से पढ़ रहे हो, आपकी नीट की प्रिपरेशन हो, सब एकदम पैरेलल चल पाए। उसी के लिए वी आर कमिंग ओवर हियर लाइव, हम डेली आएंगे, लाइव आएंगे एंड वी आर गोइंग टू बी लाइव ओनली फॉर यू पीपल, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके, सो दैट यू कैन एक्चुअली अचीव व्हाट यू आर एमिंग फॉर। आप अपना नीट का एग्जाम क्लियर कर पाओ और एक बहुत अच्छा कॉलेज पा पाओ, दैट्स आवर ओनली विश। फॉर अ फैकल्टी, बीइंग अ टीचर ऑफ फिजिक्स, माय ओनली टास्क एंड माय गोल ओवर हियर is to ensure that whoever comes over here on this platform, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आता है, वो भाई रैंक निकाल के जाए, वो रैंक निकाल के जाए, वो कुछ ऐसा आउटपुट लेके जाए जिससे कोई भी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, कहीं और बाहर का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, हर एग्जाम को वो फोड़ देगा, हर एग्जाम में मार्क्स ले आएगा। मेरा तो बस यही एम है, मेरा सिंपल यही एम है। और जिस दिन ऐसा कर देगा और मुझे ये रिप्लाई में मिलता है सर आपकी वजह से हो गया, उस दिन मेरा दिन धन्य हो जाता है, मेरा दिल गदगद हो जाता है, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। Okay, so trust me guys, you are not going to get disappointed. We are here to bring loads and loads of things for you.
जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी एंटायर 11th और 12th की 2 साल की रिगरस जर्नी जितनी इजी और जितनी प्रॉपर हो सके, उसके लिए वी आर हियर फॉर यू। डे एंड नाइट वी आर डूइंग वर्क, हम लेबोरियस वर्क कर रहे हैं ताकि आप लोग बहुत सुकून से, बहुत अच्छी तरीके से, एक स्ट्रैटेजिकली तरीके से अपने एम को अचीव कर पाओ। ठीक है, सो इसी के साथ कुछ मैं इस बैच के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इस बैच का नाम है प्रारंभ, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, आरंभ नहीं, इट्स प्रारंभ। ओके, एंड ये बेसिकली किसके लिए है? दिस बैच इज बेसिकली फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर एमिंग फॉर नीट 2025। नीट 2025 के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये पूरा बैच है, जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, और तो फिर क्या ही है, नीट की तैयारी बेसिकली हमारी रॉक सॉलिड होगी। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपके बोर्ड्स में कभी नंबर कम नहीं आएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि इसका स्कूल की प्रिपरेशन अलग होगी, नहीं। स्कूल की प्रिपरेशन नीट की प्रिपरेशन से डराइव हो जाएगी, बिकॉज नीट इज सच रिगरस इन इट्स एंटायर सिलेबस, और इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इट्स प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम, बट एनसीईआरटी में से ही थोड़ा सा हायर एडवांस और चला जाता है। सो एनसीईआरटी तो कवर होगी, एंड इफ एनसीईआरटी इज गेटिंग कवर्ड, देन What do you expect कि आप बोर्ड्स में मार्क्स नहीं ला पाओगे? बिल्कुल ला पाओगे। अपने 11th क्लास में भी मार्क्स ले पाओगे, अपने मिड टर्म, हाफ ईयरली, हर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। बट आपके एंड से मुझे मात्र 2 चीजें चाहिए। क्या 2 चीजें चाहिए? एक तो आपका एक डेडिकेटेड एफर्ट। आप बिल्कुल भी अपने एफर्ट में लैग मत करना यार। प्लीज अटेंड द सेशंस, जो भी आपको डीपीपीज मिले, जो भी आपको नोट्स मिले, मेक प्रॉपर नोट्स, मेक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, और पढ़ते रहना। कभी भी अपने आप को, होप को लूजन मत होने देना है। 2 साल की थोड़ी रिगरस जर्नी है, बट साथ में करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। फर्स्ट एफर्ट ये चाहिए। दूसरा एफर्ट तो आपका टाइम चाहिए, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। प्लीज अवॉइड स्किपिंग क्लासेस। ट्रस्ट मी, द टॉपर ऑलवेज सेज दैट आई नेवर स्किप्ड एनी क्लास। कितनी भी तबीयत खराब हो, ट्राई टू अवॉइड मिसिंग द क्लासेस। इफ एंड सो कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए जिसमें आप क्लास मिस कर दो, सो इट्स ओके, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, बट माय पर्सनल ओपिनियन इज ऑलवेज टेक लाइव। हमेशा लाइव क्लास लेना, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 7 मई को नीट 2023 का पेपर होने वाला है, जिसका लाइव सोल्यूशन 5:30 PM से इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो जितने भी एस्पिरेंट्स आप हो यहाँ पे, जो नीट 2023 के लिए अचीव कर रहे हैं, प्लीज बी रेडी। 5:30 PM आपको इसी चैनल पे आना है, और यहीं पे आपको पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस मिलेगा, रॉक सॉलिड तरीके से। एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड, और आप अपनी रैंक एनालिसिस भी कर सकते हो कि किस हिसाब की रैंक एनालिसिस आएगी, क्योंकि हम मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक्स भी डिफाइन करके देंगे। ठीक है, सो जो रैंक प्रिडिक्टर होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो प्लीज बी वेरी क्लियर, 5:30 बजे इसी चैनल पे आना, और आपको नीट 2023 का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सबका। ठीक है, तो आओ बात करते हैं अब हमारे पहले टॉपिक की। सो 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। उससे पहला आप जरूर देखोगे एक फिजिकल वर्ल्ड का भी चैप्टर है, बट फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर में से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय एक पर्टिकुलर लाइन के, मात्र एक पर्टिकुलर लाइन, कि ऑल द फोर्सेस, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, in the unit of physical world there is only one important line over here, that is कि all the forces on this planet earth, whatever forces are there around you, जितने भी forces हैं, they are only divided into 4 variants। कौन कौन से 4 variants? The very first one is gravitational force। okay, so forces are divided into 4 categories, depending on their nature। What are the 4 categories? The first one is the gravitational force। okay, आप सभी को इसके बारे में पता है, what is gravitational force? So the very first one is gravitational force। okay, second one is weak nuclear force। third one is electromagnetic force।
and the fourth one is strong nuclear force. Okay, so what I'm just saying over here is कि जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड का एनसीईआरटी में जो आप देखोगे, कैन वी गेट दिस सेशन नोट्स? यस ललिता, डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल. उस टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लो, एंड इन दैट टेलीग्राम चैनल यू विल गेट the entire presentation in PDF format. पूरे के पूरे notes, whatever are there in the class, you will get them. Okay, so don't worry. Now, what I'm just saying is, the first chapter, जो पहला chapter है ना physical world, उसमें ये एक बहुत काम की चीज होती है कि जितने भी forces हमारे आसपास है, अब suppose मैं इस remote को धक्का दे दूं, या मुझे कोई push और pull कर रहा है, या I'm able to walk, मैं चल पा रहा हूं, किसकी वजह से? friction की वजह से. So all these forces can be divided into 4 categories only. मतलब nature के हिसाब से there are only 4 type of forces which are present around us. The very first one is gravitational. What is gravitational? भाई अर्थ का मोशन अराउंड सन is because of gravitational force, right? So gravitational force तो हर जगह. Second is weak nuclear. अब एक type of radioactive reaction होती है जिसे बोलते हैं बीटा डीके, वहां पे weak nuclear होता है. Electromagnetic, जितने भी आसपास हम फोर्सेस देखते हैं, पुश पुल फ्रिक्शन फोर्स, सब इसमें आते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. अब इन चारों फोर्सेस के बारे में डिटेल स्टडी कब मिलेगी सर? डोंट वरी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी. कहां मिलेगी? हर एक चैप्टर में. इसके बारे में मिलेगी हमारी ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो कि क्लास 11th में है. वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां मिलेगा? क्लास 12th न्यूक्लियाई में. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, नमस्कार यार अमित, कैसे हो, क्या हाल है भाई तुम्हारे? सो देखो, ये जितने भी 4 फोर्सेस है ना, इन सारे फोर्सेस के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस हम मिलेगा, हम सब जानेंगे, लेकिन टाइम आने पे. अभी हम ज्यादा इसकी डिटेलिंग में घुसेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. हमें बस ये समझना है कि फोर्सेस को 4 वेरिएंट्स में बांटा जा सकता है. 4 वेरिएंट्स में बांटा जा सकता है. और कौन से 4 वेरिएंट्स? ये रहे आपके सामने. ठीक है, अच्छा, इनकी स्ट्रेंथ कैसे होती है? तो इनकी स्ट्रेंथ इस हिसाब से इनहांस करती है, इसकी स्ट्रेंथ जो है इस हिसाब से बढ़ती है. मतलब दिस इज द वीकेस्ट फोर्स विच इज पॉसिबल, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, एंड ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो दीज आर द 4 वेराइटी ऑफ फोर्सेस जो कि फिजिकल वर्ल्ड हमें बताता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉज बताता है, जो कि आपके लिए उतने रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो कंजर्वेशन लॉज इवेंचुअली आप आने वाले चैप्टर्स में समझोगे. ठीक है, सो दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए फिजिकल वर्ल्ड से. अब हम जंप करते सीधे सेकेंड चैप्टर पे, जो कि है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि इंपॉर्टेंट है. चौधरी जी मैं 1 नंबर, बहुत बढ़िया हूं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया हूं. देखो, सो जो मैं सेकेंड चैप्टर की बात कर रहा हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं. और ये सेशन उसी के फर्स्ट टॉपिक से है कि यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट आर यूनिट्स. ओके, ये यूनिट्स का जो एक प्रिलिमिनरी चीज होती है कि यूनिट्स होती क्या है. यूनिट्स एंड डायमेंशन एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट इज वन वेरी सर, डू वन वीडियो ऑन फिजिकल वर्ल्ड. श्योरली ललिता, अगर इफ यू वांट आई विल डू अ वीडियो ऑन फिजिकल वर्ल्ड आल्सो, नॉट एन इश्यू. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और कुछ बातें हैं, आई डेफिनेटली डू अ वीडियो. बट उससे पहले जो एक थोड़ा मेजर टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसको कवर कर लेते हैं, बिकॉज यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस तो आते ही हैं. ठीक है, सो कायदे में प्रॉपरली तो स्ट्रैटेजी यहीं से जो एक सेशन स्टार्ट होना चाहिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही चालू होना चाहिए. सो दैट्स द रीजन आज के सेशन में हम बस ये जानेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं. एंड आप सभी को पता भी होगा सर, यूनिट तो यूनिट होता है, न्यूटन होता है, केजी होता है, फिर फोर्स होता है, वेट का यूनिट होता है एमजी, जो भी आप यूनिट समझते हो वो यूनिट्स तो होते ही है. न्यूटन हुआ, पास्कल हुआ, सब यूनिट्स हैं. बट ये यूनिट्स होते क्यों हैं, इनका रीजन क्या है, इनके पीछे की रीजनिंग क्या है, और इनका हिस्ट्री कैसे चलता आया है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है. तो चलो, यूनिट्स जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जानना बहुत जरूरी है, दैट इज कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? सो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी, बेसिकली पहले डेफिनेशन जानते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी वो ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सके. क्या किया जा सके? जिसको मेजर किया जा सके. मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर तुम मेजर कर सकते हो ना, सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. जैसे फॉर एग्जांपल मास. क्या हम मास को मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर मास? यस यू कैन डेफिनेटली मेजर मास. ओके, नेक्स्ट थिंग, कैन वी मेजर वेलोसिटी सर? यस ऑब्वियसली. हम स्पीड मेजर कर सकते हैं. यस, हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हो. वाओ, हम वेट मेजर कर सकते हैं. ब्रिलियंट. तो ये सारी चीजें क्या हैं?
These all are physical quantities, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं. We have devices to measure them. हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, हम फोर्स मेजर कर सकते हैं, हम कितनी सारी चीजें मेजर कर सकते हैं. Now my question to you people is, क्या हम इमोशंस मेजर कर सकते हैं? क्या हम लव मेजर कर सकते हैं? क्या हम सैडनेस को मेजर कर सकते हैं? इसको कितना दुख है बताओ. क्या ये सब चीजें मेजरेबल हैं? नहीं, नॉट एट ऑल. सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सके. मतलब तुम मास को मेजर कर सकते हो, स्पीड को कर सकते हो, डिस्टेंस को कर सकते हो. दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. बट लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. नाइदर इज योर स्ट्रेस. सर स्ट्रेस हो रहा है मेरे को, स्ट्रेस हो रहा है मेरे को, और स्ट्रेस की वजह से पढ़ नहीं पा रहा. भाई वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है. दैट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. राइट? समझ में आया? क्लियर है? सो दिस all these are what? These are physical quantities. अब physical quantities अगर हमें पता चल गई, so physical quantities को define कैसे करते हैं? तो let's understand that. Let's understand that. So physical quantities को, जैसे कि ये ट्रेन चल रही है, ये आपका एक पर्टिकुलर शॉपकीपर है जो कि इन टोमेटोज को, टमाटर को वजन कर रहा है. तो ये सब क्या है? वजन करना, स्पीड, ये सब these all are physical quantities. अब देखो, physical quantity को एक्सप्रेस अगर करना है, इफ यू वांट, मुझे समझ में आ गया सर, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे मैं मेजर कर सकूं. ओके सर, परफेक्टली ट्रू. अब वो मेजर कैसे कर सकता हूं? तो मेजर करने के लिए वी नीड टू थिंग्स. कौन सी टू थिंग्स? पहली चीज तो चाहिए हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और नेक्स्ट चीज चाहिए यूनिट. समझ रहे हो? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आई नीड टू थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज समवन इज सेइंग, कोई बोल रहा है मेरे को कि आप कितने आलू लेके जा रहे हो, हाउ मच आलू यू आर टेकिंग, हाउ मच पोटैटो यू आर टेकिंग होम. तो व्हाट माय रिप्लाई विल बी, 2 किलो या 3 किलो या 1 किलो. विल आई से 1, 2 और 3? ऑब्वियसली नॉट. मैं मंडी जा रहा हूं, मैं कहीं पे शॉपिंग करने जा रहा हूं. सो ऑब्वियसली यहां पे केजी का, या कितना दूध लेके जा रहे हो, आधा लीटर, 1 लीटर. सो यहां पे आप क्या देख रहे हो? एक मैग्नीट्यूड दे रहा हूं और साथ ही साथ एक यूनिट भी दे रहा हूं. ये मैग्नीट्यूड और यूनिट का मतलब ही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज व्हाट? वो फ्लेवर दे रहा है उस चीज को कि अच्छा आप क्या लेके जा रहे हो. जैसे कि मैं मान लो ½ लीटर मिल्क ले जा रहा हूं, ½ लीटर मिल्क है, ठीक है. अब मैं ½ केजी मिल्क तो नहीं बोल सकता, या बोल भी सकते, बहुत से लोग ½ केजी भी बोलते हैं, बट कायदे में इन रियल सेंस जो भी लिक्विड क्वांटिटी है उसको लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है. सो ये ½ क्या हो गया? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. ये लीटर क्या हो गई? ये यूनिट हो गई. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कितना फोर्स लग रहा है मुझ पे? सर मुझ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है. अब if I say only 10 force, then 10 force कोई सेंस नहीं बनाएगा. So every physical quantity has to be expressed as n into u, where n is the numerical value and u is the unit. u यूनिट होती है. क्लियर है? तो आई थिंक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैग्नीट्यूड बताती है, और यूनिट क्या बताता है? दैट गिव्स अ फ्लेवर टू दैट फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट डज यूनिट डज? यूनिट गिव्स अ फ्लेवर. ये फ्लेवर देता है. This provides a flavor to the physical quantity. Okay, this provides a flavor to the physical quantity. Okay sir, ये flavor दे रहा है. बिल्कुल सही. अब इसी से हम कहाँ जाएंगे सर? How can we say 10 Newton force? 10 Newton force ही तो होता है. I can say a force applied on me is 10 Newton. Newton is the unit of force. Newton is the unit of force. You'll understand. Don't worry. Okay. So this entire expression, as I have told you, unit gives what? Unit gives a flavor to a particular physical quantity. Okay, so now comes the relevance. अब प्रॉब्लम आती है कि यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाए. अब यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं ये बताना पड़ेगा. समझ रहे हो? मतलब यूनिट का हमें पिन पॉइंट तो समझ में आ गया. यूनिट क्या करता है? यूनिट फ्लेवर देता है. यूनिट फ्लेवर देता है किसको? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को. ओके सर, डन, एक्सेप्टेड. अब यूनिट्स की बात करते हैं. तो यूनिट्स कैसे डिफाइन करें? यूनिट्स कैसे डिफाइन करें? तो देखो, हिस्ट्री पे चलते हैं. तो बहुत पहले इंडिया था. इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स थे. राइट? अकबर का राज चल रहा था, साउथ में और लोगों का राज चल रहा था, फिर यूरोप में अलग अलग कंट्रीज का राज था. सब अपने अपने सिस्टम बना रहे थे. जैसे कि आज की डेट में भी यू विल सी कि वी यूज फुट ऑल्सो एंड वी यूज यार्ड्स ऑल्सो. जैसे क्रिकेट में जो लेंथ ऑफ द पिच होती है वो 22 फीट होती है. फिर उसके बाद आप यार्ड्स का भी देखते हो. आप कभी कभी माइल्स पर आवर भी स्पीड मेजर करते हो. राइट? आप फिर उसके अलावा मतलब देयर इज नो स्टैंडर्ड थिंग्स. यू हैव केजी ऑल्सो बट यू हैव पाउंड ऑल्सो.
आप यूरोपियन सिस्टम में जाओगे तो स्टिल दे मेजर मास यूजिंग पाउंड्स। ओके, सो व्हाट यू जस्ट शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर इज डिफरेंट कंट्रीज थी, अलग अलग कंट्रियां थी, अलग अलग देश थे, और सारे के सारे देश अपना अलग अलग सिस्टम यूज कर रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग भाई सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे थे, एफपीएस और एमकेएस, ये तीन मेजर सिस्टम्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, अफ्रीका की कितनी सारी कंट्रीज अभी भी अलग अलग सिस्टम्स यूज कर रही हैं। ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो यूनिट्स का गेम है ना, जो कि फ्लेवर देना चाह रहा था किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ये हिस्ट्री से चलता आ रहा और बड़ा कंफ्यूजिंग था। जिसमें से कुछ स्टैंडर्ड ये थी, एक सीजीएस सिस्टम था जिसे बोलते क्या थे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये वो वाला सिस्टम था। ठीक है सर। दूसरा सिस्टम था फुट, पाउंड, सेकेंड। ओके, जिसमें लेंथ विल बी मेजर्ड यूजिंग फुट, मास यूजिंग पाउंड एंड टाइम यूजिंग सेकेंड। नेक्स्ट था मेरा मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ओके, सो इस सिस्टम में मैं ये यूज करने लगा। सो प्रॉब्लम ये आ गई कि यार some country was measuring in foot pound second, some measuring was मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब ये प्रॉब्लम थी, दिस वाज अ प्रॉब्लम कि कुछ लोगों का मीटर मेरे मीटर से मैच नहीं कर रहा, कुछ लोगों का किलोग्राम मेरे किलोग्राम से मैच नहीं कर रहा, कुछ लोगों का ये चीज मेरे इस फिजिकल क्वांटिटी से मैच नहीं कर रही। एंड इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या हुआ, एक सिस्टम बना, एक बेसिकली सोसाइटी बनी जिसका बहुत ही खतरनाक सा नाम है, एक फ्रेंच नेम है, सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनाइट्स। एंड दिस बेसिकली इज व्हाट, इसने एक सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। क्या किया, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने एसआई यूनिट सिस्टम बनाया। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी जानी, फिर हमने जाना फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, और फिर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स का क्या रोल होता है, यूनिट्स फ्लेवर देती हैं, और फ्लेवर के बारे में अब बात कर रहे थे तो उसमें हमने थोड़ी हिस्ट्री में जाके देखा तो हमें पता चला यार कुछ बहुत स्टैंडर्ड से सिस्टम थे, जैसे ये यूरोप में होता था, ये इंडिया में होता था, ये यूएस में होता था, और उसके बाद इससे प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर इसको प्रॉब्लम को इवेड ऑफ करने के लिए क्या किया, इस प्रॉब्लम को इवेड ऑफ करने के लिए हमने एक सोसाइटी, एक अथॉरिटी बनाई, और उस अथॉरिटी का ये नाम है फ्रेंच नेम, और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम। दिस अथॉरिटी इज द एसआई यूनिट सिस्टम। इन्होंने ये सिस्टम बनाया। अब इस एसआई यूनिट सिस्टम ने क्या बोला, इसने ये बोला कि ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, लेट मी क्लियरिफाई, लेट मी हेल्प यू ऑल। अब मैं कैसे हेल्प करूंगी, इसने बोला आई एम डिवाइडिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू सेक्शंस। मैं जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर प्रेजेंट अराउंड यू, तो मास बोलो, करंट बोलो, चार्ज बोलो, प्रेशर बोलो, कुछ भी बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, रेजिस्टेंस बोलो, व्हाटएवर फिजिकल क्वांटिटी यू आर स्पीकिंग ऑफ, जितने भी बोल रहा हूं, मैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो वेरिएंट में बांट रहा हूं। कौन कौन से दो वेरिएंट बताता हूं। सबसे पहला वेरिएंट एसआई सिस्टम ने ये बोला, एसआई यूनिट सिस्टम ने ये बोला, द फर्स्ट वेरिएंट इज गोइंग टू बी नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। द फर्स्ट वेरिएंट विल बी नोन एज fundamental quantities and the second variant will be known as derived quantities. Are you understanding it? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा यूनिट सिस्टम ने क्या बोल दिया, बोला इतनी प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप समझ नहीं पा रहे एफकेएस, एमपीएस, जो भी सीजीएस सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका रेजोल्यूशन देता हूं। मैं काम करता हूं, जितने भी यूनिट जानते हो ना आप, जितनी प्रेजेंट है, जितनी बनाओगे, व्हाटएवर आर पॉसिबल, मैं सबको दो वेरिएंट में बांट दे रहा हूं। कौन कौन से, एक बनाऊंगा मैं सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज का, और दूसरा बनाऊंगा मैं सेट डेराइव क्वांटिटीज का। और इन दोनों को समझ लो, दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सब इसी के अंदर आएंगी, एंड दिस इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ योर यूनिट्स। ये आपका यहीं से यूनिट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ये सब क्या था अभी तक, ये सब आपका बस बैकग्राउंड था, ये सब वाज कंप्लीटली योर बैकग्राउंड चेक। आपने बैकग्राउंड चेक किया, पूरा क्लैरिफाई किया, अब जाके वी आर नाउ इनटू यूनिट्स की फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि एसआई सिस्टम ने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई वो कौन सी थी और उनके बारे में क्या सारी चीजें। तो बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर टोटल 7 in number. How many fundamental quantities are there? They are total 7 in number. There are 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities are present. Okay? And ये जो fundamental quantities है, कौन कौन सी होती हैं? ये fundamental quantities ये रही आपके सामने। So इनको याद कर लेना है, हम इनको भूलना नहीं चाहिए, हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे साथ रहनी चाहिए,
forever, हमेशा के लिए I will remember these 7 fundamental quantities because ये वो रूट हैं, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे एंटायर बिल्डिंग खड़ी होगी। सोचो, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन है। You name it, I'll define it. You just name the physical quantity, I'm going to define it. तुम बस नाम लो, मैं फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि बनी इन सातों से ही है। समझ रहे हो? तो ये 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये 7 को तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। तो कौन सी है ये 7? कौन सी है ये 7? सबसे पहली लेंथ, फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड वन इज मास, ओके, थर्ड वन इज टाइम, temperature, then current, then luminous intensity, then amount of substance. These are the 7 fundamental quantities जो हम हमेशा याद रखेंगे। और SI सिस्टम ने ये भी बोला कि भाई लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी मेजर करने की, ना वो सेंटीमीटर होगी, ना वो फुट होगी, ना वो यार्ड होगी, ना वो कोई और क्वांटिटी होगी, दैट इज गोइंग टू बी मीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर्ड लेंथ इज नोन एज मीटर्स। समझ में आया? ओके सर, बढ़िया। नेक्स्ट, मास मेजर करने के लिए मास मेजर करने के लिए क्या है? मास मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो कौन सी हो जाएगी? दैट्स गोइंग टू बी किलोग्राम। किलोग्राम यूज करेंगे हम किसके लिए? टू मेजर मास। ओके, द नेक्स्ट थिंग, टाइम। टाइम मेजर करने के लिए द स्टैंडर्ड यूनिट व्हिच वी यूज इज सेकेंड्स। सेकेंड्स यूज करेंगे हम किसके लिए? टाइम मेजर करने के लिए। देन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेम्परेचर मेजर होगा केल्विन से। सो केल्विन स्केल से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम केल्विन स्केल से टेम्परेचर मेजर करेंगे। टेम्परेचर भी बहुत यूनिट्स में मेजर होता है। डिग्री सेंटीग्रेड वी यूज डिग्री फ़ारेनहाइट, बट नो, कौन सी है ऐसा यूनिट? केल्विन। क्लियर है? आई सपोज सभी को ये चीज क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, करंट के लिए भाई यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज। और करंट को कैसे मेजर करेंगे? करंट के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? करंट के लिए सॉरी कौन सा यूनिट है? दैट इज एम्पियर। करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर से। देन नेक्स्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? कैंडला से। वी यूज कैंडला ओवर हियर। देन अबाउट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे यूज करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है दैट इज मोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है दैट इज मोल over here. So these are the 7 fundamental quantities, these are the 7 fundamental blocks. इन्हीं से बाकी सब बना है, इन्हीं क्वांटिटीज से ही और बाकी सारी चीजें बनी हुई हैं। सो ये आपको याद रखना है, you should never ever forget. Okay, ललिता, are you there? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? So these are the 7 fundamental quantities and I am not going to forget it. राइट इट, रिमेंबर इट इन योर ब्रेन। आंख बंद करो और सोचो और याद रख लो। अब अगर इनको याद रख लिया तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज ओवर हियर? ओके, सो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि इन फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल सकती हैं। जो कहां से निकल सकती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से बना सकते हो। अब इन सातों के अलावा कोई भी और ले लो, जैसे कि स्पीड, स्पीड ले ली, दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। देन नेक्स्ट, फोर्स, force is also a derived quantity. Momentum, weight, pressure, energy, all these are what? These are sir derived quantities. Simple. मतलब इनकी यूनिट्स में कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इनके यूनिट्स में डिफाइन कर सकता हूं इन सातों की मदद से। कैसे करके दिखाऊं क्या? अभी बताता हूं। देखो, स्पीड की यूनिट डिफाइन करते, अब स्पीड का कोई फॉर्मुलेशन आता है क्या? यस सर, मैंने पढ़ा है। स्पीड इज इक्वल टू distance upon time. Yes sir, perfect, right, absolutely correct. अब distance क्या है? सर distance तो length ही होता है। distance क्या होता है? distance तो length ही होता है। तो this can be written as length divided by time. Are you clear? Yes sir, perfectly. length upon time मेरा क्या हो जाता है? speed. Okay sir, बढ़िया। तो length upon time is my speed over here. अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? सर लेंथ मीटर होता है, टाइम सेकंड होता है। तो क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो देखो, आई हैव डिफाइंड, मैंने क्या कर दिया? मैंने सर स्पीड की यूनिट डिफाइन कर दी। एंड स्पीड की यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड। आर यू क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं सर, फोर्स का कोई फॉर्मूला आता है सर?
यस सर, बात करूंगा F इज इक्वल टू ma। मैंने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सो ये हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ओके सर, ठीक है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो मास का तो केजी हो जाएगा, बट सर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो एक्सेलरेशन की कहां से डिफाइन करें? एक्सेलरेशन को यहां डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन क्या होता है? कोई फॉर्मूला आता है? यस सर, एक्सेलरेशन होता है मेरा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम बोल सकता हूं। यस सर, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी तो सर मेरा स्पीड ही होता है। वेलोसिटी तो मेरा क्या है? वेलोसिटी तो मेरा स्पीड ही है। तो जो वेलोसिटी की यूनिट आई उसको यहां रख दो ना, जो वेलोसिटी की यूनिट आ रही है उसी को यहां रख दो। सो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, फिर से सेकेंड, तो ये आ गई एक्सेलरेशन की यूनिट। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज टर्निंग आउट टू बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रिलियंट सर, बहुत अच्छी बात है, हमने एक्सेलरेशन भी बता दिया। अब इस एक्सेलरेशन को यहां रखते हैं तो क्या यूनिट पता चल जाएगी सर फोर्स की? बिल्कुल पता चलेगी। मास की कितनी है? केजी, और एक्सेलरेशन की कितनी है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गई? ये हो गई सर यूनिट। किसकी यूनिट? फोर्स की यूनिट। किसकी यूनिट सर? फोर्स की यूनिट। मतलब हमने ये सारी क्वांटिटीज की यूनिट जो है हम इनसे मदद बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, डाउट ही मत रखना, बिल्कुल डाउट मत रखना, इन्हीं से बनेगी और किसी से नहीं बनेगी। समझ रहे हो? यस सर। थोड़े और करते हैं, आ जाओ और करते हैं। एक काम करते, प्रेशर का बताते हैं, प्रेशर की यूनिट बताएंगे, फिर साथ ही साथ किसकी बताते हैं? एनर्जी की भी बताते हैं, और किसकी बताते हैं? चार्ज की भी बताएंगे, चार्ज की भी बताएंगे, और साथ ही साथ मोमेंटम की भी बता लेते हैं। ओके सर, चलो इन चारों क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन करते हैं, इन चारों क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन करते हैं। जिस जिसको आंसर आया प्लीज वो भी बताते रहना। इनकी यूनिट्स क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटी से, जो कि अभी जस्ट पढ़ा। ओके आओ, प्रेशर, प्रेशर का कोई फॉर्मूला आता है क्या सर? हाँ सर बिल्कुल, प्रेशर तो होता है सर मेरा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? फोर्स की यूनिट तो अभी जस्ट हमने पढ़ी, कितनी है? ये रही, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया को कोई फॉर्मूला आता है? यस सर, एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, साइड स्क्वायर। और इन दोनों ही एरिया, इन सारे एरिया के फॉर्मूले में एक चीज क्लियर है कि एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। समझ में आया? जो यूनिट होगा वो कितना होगा? मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर यहां लिख दो, यहां पे मीटर स्क्वायर लिख दो। कितना आंसर आ रहा है? दिस विल टर्न आउट टू बी केजी, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ए क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट आ गया? ये प्रेशर का यूनिट आ गया, ये प्रेशर का यूनिट आ गया। और बच्चों इसको पता है प्यार से क्या बोलते हैं? जैसे तुम लोगों का घर का नाम होता है ना, घर का नाम, इसका घर का नाम होता है पास्कल। What is the pet name? What is the name given by SI system? अब इस यूनिट को, खतरनाक सी यूनिट को बार बार कहां लिखोगे? तो SI सिस्टम ने बोला ठीक है, इसको पास्कल बोल लो। इसको क्या बोल लो? इसको पास्कल बोल लो। ओके, सो पास्कल इज बेसिकली दिस यूनिट ओवर है। एनर्जी की जानते हैं, एनर्जी की कितनी हो जाएगी? एनर्जी का कोई फॉर्मूला आता है? हाँ सर, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, सो यूनिट बताने के लिए क्या करेंगे? यूनिट बताने के लिए हाफ की कोई यूनिट होगी क्या सर? कांस्टेंट की कभी भी यूनिट नहीं होती है। क्लियर है? याद रखना, देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स की कभी भी यूनिट नहीं होती है। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। अब हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होगी। मास की यूनिट कितनी हो जाएगी? मास की यूनिट हो जाएगी केजी। वेलोसिटी की यूनिट कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सो फाइनली एनर्जी की यूनिट क्या बोल सकते हो? एनर्जी की यूनिट बोल देंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? समझ आ गया? एनर्जी की भी बता दी सर। और इधर सुनो बच्चों, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? इसको प्यार से जूल भी बोला जाता है। घर का नाम इसका क्या है? जूल। एसआई सिस्टम ने बोला कहां इतना बड़ा बड़ा लिखोगे, इसको जूल ले लो। सो जो 1 जूल होता है वो इसके बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। ऐसी 1 पास्कल कितना होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर, सब समझ में आ रहा है। चार्ज की भी बताओ सर।
चार्ज का कितना होगा? सो चार्ज का कोई फॉर्मूला आता है क्या? हाँ सर बिल्कुल, इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? वो होता है सर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है सर। ओके ओके, सो देखो जरा, चार्ज क्या हो जाएगा फिर? चार्ज विल बी इक्वल टू जो भी इलेक्ट्रिक करंट आई इंटू टाइम टी। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आई, इज देयर अ स्टैंडर्ड यूनिट गिवन टू आई? यस यस, आई देखो ये रहा, आई करंट आई है, उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। सो यहां पे लिख देते हैं एम्पियर इंटू टाइम की कितनी होती है? सेकेंड। क्या बात है सर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। चार्ज की भी निकाल लिया, मोमेंटम की बात करते हैं। सो मोमेंटम कितना हो जाएगा? Momentum will be equal to how much? Momentum will be equal to mass times velocity. ओके, ये फॉर्मूला तो पता है सबको। मोमेंटम कितना होता है? मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। ब्रिलियंट सर ब्रिलियंट। अब मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट है केजी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट कितनी? मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम की कितनी आ गई सर? केजी मीटर पर सेकेंड। सर इन दोनों को भी कुछ नाम दिया है क्या? यस, एम्पियर सेकेंड को दिया है ना, क्या नाम दिया है? कूलम्ब। कूलम्ब। तो ये पेट नेम्स किसने रखे हैं? ये पेट नेम्स एसआई सिस्टम ने रखे हैं। क्यों रखे हैं? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर सच लॉन्ग एक्सप्रेशंस, राइट? आप बार बार इतना कहां लिखोगे? सो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने कुछ नाम दे दिए, पास्कल इसको दे दिया, इसको जूल दे दिया, इसको कूलम दे दिया, नाउ यूज देम। बट आर दे स्टैंडर्ड क्वांटिटीज? नो, दे आर नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो फंडामेंटल नहीं है तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज ही। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबको मैं किससे डिफाइन कर सकता हूं? फ्रॉम दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। दिस इज द पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। इस पॉइंट को कभी मत भूलना कि ये जितनी भी क्वांटिटीज है उनको कहां से डिराइव कर सकता हूं? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से। क्विक रिवीजन करते, फटाफट रिवीजन करते। क्या बोला अभी तक हमने? हमने बोला सर हमने तो पहले फिजिकल क्वांटिटी समझी। ओके डन बात। फिजिकल क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से। ओके बढ़िया। फिर हमने यूनिट का मतलब जाना। यूनिट क्या करता है? यूनिट तो सर फ्लेवर देता है। यूनिट एक फ्लेवर देता है फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि ये बताता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी। अगर लीटर है तो कोई लिक्विड होगा, किलो है तो कोई सब्सटेंस होगा, न्यूटन है मतलब फोर्स होगा, जूल है मतलब एनर्जी होगा। तो ये यूनिट्स क्या बता रहे हैं? ये फ्लेवर दे रहे हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी को फ्लेवर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप की है। ओके सर समझ आ गया। तो यूनिट इस काम की है। फिर हमने जाना कि यूनिट आई कहां से, यूनिट आई कहां से, इनका इतिहास क्या था। सो इतिहास में गए हम तो हमने ये जाना कि भाई पहले अलग अलग देश थे, अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम, किसी में एफकेएस, किसी में एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, इतने सारे सिस्टम। फिर हम लोग मिले, सारे ह्यूमंस मिले। ह्यूमंस लोगों ने बोला यार कि तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं भारत से यूएस जा रहा हूं, वहां का 1 किलो अलग, मेरा 1 किलो अलग। मैं यहां से 1 किलो लेके गया, वहां बेचने के लिए पता चला वहां पे आधा किलो है। अब आधा किलो बेचूंगा तो मेरे को तो दाम मिलेगा नहीं। तो फिर वो प्रॉब्लम होने लगी। फिर प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने बोला चलो एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का नाम क्या दिया? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ने क्या बोला? एसआई सिस्टम ने बोला चलो एक काम करते हैं भाई, दो वेरिएंट में बांटूंगा। जितनी फिजिकल क्वांटिटी है इस दुनिया में सबको 2 वेरिएंट में बांटूंगा। कौन कौन सी? फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल कितनी? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हो गई। सबकी उसने यूनिट डिफाइन कर दी और बोला ये 7 रट लो, ये 7 रट लो, और बाकी जितनी भी है ना सब इन्हीं से निकल जाएंगी। समझ गए बात को? बाकी जितनी भी है सब इसी से निकल जाएंगी। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज 7। ठीक है, हमने वैसे ही समझा और देखो मजा आ गया, मजा आ गया। अब जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब निकाल सकते हैं हम। कहां से निकाल सकते हैं? इन्हीं 7 से। इन्हीं 7 से। किन 7 से? इन 7 से। तो 7 हमारे लिए क्या है? ये 7 हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। इनको हम कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलना। इसी से पूरा फिजिक्स डिफाइन होगा, पूरा फिजिक्स इसी पे चलेगा। जितनी क्वांटिटीज है यहीं से निकलेंगी, तो इनको कभी भी नहीं भूलना। ओके समझ आ गया? ओके सर, चलो आओ यार एआईपीएमटी 1994 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट का ये अभी से देखो, नीट का क्वेश्चन आ गया। देखो बताता हूं कैसे होगा। कैसे होगा तुम भी बता दोगे, तुम भी बता दोगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में द यूनिट ऑफ लेंथ
mass and time are chosen to be 1 centimeter, 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second. Okay. नॉर्मली क्या चूज करते हैं हम? नॉर्मली हम क्या चूज करते हैं? नॉर्मली तो सर हम 1 मीटर यूज करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट 1 मीटर दी हुई, राइट? और मास के लिए क्या यूज करते हैं? 1 केजी, और टाइम के लिए यूज करते 1 सेकेंड। लेकिन इसने कोई दूसरा सिस्टम बनाया, अफ्रीका के किसी जंगल में सिस्टम चलता है जहां पे वो लोग स्टैंडर्ड यूनिट का क्या डिफाइन करते हैं? मास के लिए वो 10 सेंटीमीटर यूज करते हैं। मतलब हम जो 1 मीटर यूज करते हैं उसका 1/10, मतलब 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो उसका 1/10 यानी 10 सेंटीमीटर उनका स्टैंडर्ड है। 10 ग्राम उनका स्टैंडर्ड है और 0.1 सेकेंड उनका स्टैंडर्ड है। तो क्वेश्चन मात्र इतना सा है कि भैया ये बताओ द यूनिट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी इस सिस्टम में हमारे सिस्टम के मुकाबले? हमारे सिस्टम के मुकाबले जो 1 न्यूटन होता है वो कितना होता है? हमारे सिस्टम के मुकाबले 1 न्यूटन इज हाउ मच? इन आवर सिस्टम 1 न्यूटन क्या है सर? 1 न्यूटन तो फोर्स होता है। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन फोर्स होता है, राइट? सो 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट कितनी हो जाती है? अभी जस्ट पढ़ा था सर मैंने थोड़ी देर पहले, कहा गया ये रहा। 1 न्यूटन फोर्स का होती है वैल्यू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो 1 न्यूटन इज 1 केजी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है सर, ये होता है सर, ये होता है। मतलब देयर इज 1 केजी 1 मीटर एंड 1 सेकेंड होल स्क्वायर इन आवर सिस्टम। इन आवर सिस्टम, इन आवर 1 यूनिट सिस्टम व्हाट वी हैव 1 केजी multiplied with 1 meter divided by 1 second square. Are you understanding? Yes sir, समझ आ रहा है। So हमारे सिस्टम में तो ये होता है। अब इनके सिस्टम में क्या है, जो अफ्रीका के जंगल में सिस्टम बना है, इन्होंने ये बताया इनके सिस्टम में मैं बोल देता हूं 1 यूनिट ऑफ एफ। यूनिट ऑफ एफ, इनका यूनिट ऑफ एफ क्या है? इनका यूनिट ऑफ एफ है 10 सेंटीमीटर। और देखो जिस हिसाब से यहां जा रहा है वैसे ही रहेगा, ठीक है? सो मास ऊपर रहेगा, मास में लेंथ मल्टीप्लाई होगा और डिवीजन में टाइम स्क्वायर होगा, ठीक है ना? मास में क्या रहेगा? ऊपर मास रहेगा, फिर लेंथ और डिवीजन में टाइम स्क्वायर। सो ऊपर लेंथ आ गई, मास कितना है? मास इज 10 ग्राम, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड होल स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है? समझ आ रहा है? यहां आ गया मास, लेंथ और टाइम स्क्वायर। जैसा यहां पे है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे यहां पे किया। ओके, बढ़िया, सही काम किया। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं? इस 1 यूनिट ऑफ एफ को मैं उससे डिफाइन करूंगा। इस यूनिट ऑफ एफ को डिफाइन करूंगा, उसमें कितने न्यूटन है, ठीक है? चलो देखो, करते। इसको तो हमने समझ लिया सर, ये बिल्कुल है, हमें ये यहां पे जनरेट करना है। कैसे? अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर 1 सेंटीमीटर में तो 1/100 मीटर होते हैं। ओके सर, बढ़िया, सही यार, लिख दिया आप लोगों ने। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? सर 1 ग्राम में तो 1/1000 ग्राम होते हैं, सॉरी 1/1000 केजी होते हैं, है कि नहीं? है ना? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है 1/100 मीटर। 1 किलो में 1000 ग्राम, सो 1 ग्राम में 1/1000 केजी। ओके, और नीचे तो भाई सेकेंड ही रखना है, तो 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड यानी 1/10 का होल स्क्वायर। 0.1 को मैंने ये ले लिया। ओके, बढ़िया। अब देखो 1.10 स्क्वायर होगा तो 10 स्क्वायर यानी 100, और 100 ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक जीरो इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो कितना बच रहा है? बस यहाँ पे बच रहा है 1/10। ये देखो, ये वाला 1/10 बाहर आ जाएगा, ये मीटर, ये केजी और ये सेकेंड स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1 मीटर इंटू 1 केजी डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये जो चीज लिखी है यही 1 न्यूटन थी क्या? ये जो चीज लिखी है यही 1 न्यूटन थी क्या? हाँ, यही 1 न्यूटन थी। तो यहां पे जो यूनिट ऑफ फोर्स आ रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स इन द न्यू सिस्टम, कितना आ रहा है सर? 1/10। ये कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया सर 0.1 न्यूटन के बराबर। समझ में आई? क्लियर है कि भाई यूनिट ऑफ फोर्स इस अफ्रीका के सिस्टम में कितना हो रहा है? 0.1 न्यूटन के बराबर। तो कौन सा सही आंसर है? सर ये रहा मेरा सही आंसर। दिस इज माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल? किसी को, anybody is having any problem, just let me know. If anybody is having any problem, just let me know. और अगर समझ में आ गया तो then that's great.
आप SI यूनिट सिस्टम, एक इंट्रोडक्शन जो होता है यूनिट्स का, यू हैव अंडरस्टूड। देखो आपने 1994 का AIPMT का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया विद दिस अंडरस्टैंडिंग ओनली। ओके, सो आई थिंक ये पूरा एनालिसिस आपको जो यूनिट्स का मिला है बहुत ही अच्छा होगा एंड यू हैव लव्ड इट। ओके, इसी के सेशन के साथ, इसी टॉपिक के साथ चलो आज का सेशन हम खत्म करते हैं। हम इसी अंडरस्टैंडिंग को अपने पास रखेंगे, कब तक रखेंगे? अगले सेशन तक, क्योंकि अगले सेशन में हम क्या करेंगे? इसी का एक्सटेंशन करेंगे। इन्हीं दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अलावा एक तीसरा सिस्टम भी है जो कि यूज होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं, किसके लिए भाई? लेंथ मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए, और साथ ही साथ टाइम मेजर करने के लिए, तो उनके बारे में भी जानेंगे। सो देयर आर स्टिल सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स स्टिल प्रेजेंट इन द चैप्टर, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट टुडे। आई सपोज आज के लिए इतना इज इनफ एंड यू आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर रखना यार। यू विल बी रिक्वायरिंग दिस कॉन्सेप्ट। बेसिकली इनका जो यूजेज होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज का, वो तो थ्रू आउट द ईयर होगा, एंड आई डेफिनेटली नो कि आप वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमेशा याद रखोगे। ठीक है, सो विद दिस नोट आई विल बी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके नया टॉपिक, और टॉपिक बेसिकली इससे एक्सटेंशन में ही होगा। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।